सब लोग के भाई मेरा नमस्कार। मेरा नाम मिक्की कुमार हुआ और हम हैं सेफ्टी ट्रेनर। हम सेफ्टी के बारे में बताते हैं। आज हम सेफ्टी इंडक्शन के बारे में बताएंगे। सेफ्टी इंडक्शन जो नए वर्कर हैं उनको किस किस मुद्दे पर बताया जाता है वो एक एक करके बारीक से बताएंगे। आपको वो चीज बताएंगे जो ग्राउंड लेवल में होता है और हम वो चीज बताएंगे जो वर्कर सरल भाषा में समझ जाए। आपके जो भी वर्क है वो स्मूथली चले और किसी को दुर्घटना ना हो। तो सबसे पहले बताते हैं वाई सेफ्टी। सेफ्टी साइट पे क्यों जरूरी है? जो सेफ्टी जरूरी है उसका सबसे जो पहला स्टेप है, सेफ्टी आपको जॉब की गारंटी देती है। सेफ्टी एक्सीडेंट को रोकथाम करता है। सेफ्टी क्वालिटी से गुणवत्ता से काम करवाता है। सेफ्टी पर्यावरण को बचाता है। सेफ्टी कंपनी का रेपुटेशन को सेव करता है। सेफ्टी प्रोडक्टिविटी बढ़ाता है। सेफ्टी कॉन्सेप्चुअल रिक्वायरमेंट है। सेफ्टी पर्यावरण को बचाता है। सेफ्टी आपको बचाता है। सेफ्टी खतरे और आपके बीच का बहुत बड़ा दीवार है, इसी को बोलते हैं सुरक्षा, इसी को बोलते हैं वाई सेफ्टी। तो एक सेफ्टी का मतलब आप लोग समझ गए होते। अब हम आते हैं वाई इंडक्शन। एक वर्कर को, एक इंजीनियर को, एक किसी भी आदमी को एक प्लांट से दूसरे प्लांट अगर जाता है तो उनको इंडक्शन दिया जाता है। इंडक्शन के 5 की फार्मूले हैं, 5, जो मैं आपको एक एक करके बताऊंगा। इंडक्शन का जो पहला फार्मूला होता है वो है कि आप जिस प्लांट में काम करने के लिए जा रहे हैं उस प्लांट के बारे में आपको सारा चीज बताया जाता है एक एक करके, क्योंकि आप उस प्लांट के बारे में नहीं जानते हैं, आप अपने वर्क के बारे में जानते हैं। तो वर्क आप कहीं कर सकते हैं, लेकिन जहां पे प्लांट है वो प्लांट के अंदर इमरजेंसी में हमको किधर जाना है, उस प्लांट में क्या खतरा है, उससे हम अवगत नहीं है। तो इंडक्शन में पहला पॉइंट वो बताया जाता है। इंडक्शन के जो दूसरा पॉइंट होता है कि मेरा जो उद्देश्य है और कंपनी का जो उद्देश्य है कि किसी भी आदमी को बिना नुकसान हुए, किसी भी मशीनरी को डैमेज हुए, वर्क को हम कंप्लीट करते हैं और पूरा करते हैं। ये इंडक्शन का दूसरा नियम। तीसरा जो नियम है, आपका सुरक्षा, आपके परिवार की सुरक्षा, कंपनी की सुरक्षा सब महत्वपूर्ण है। और आपका सुरक्षा मेरे लिए, कंपनी के लिए, राष्ट्र के लिए, आपके फैमिली के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। इंडक्शन का तीसरा पॉइंट ये है। इंडक्शन के चौथा पॉइंट है आपका सुरक्षा आपके हाथ। आप बोलिएगा कि मेरा सुरक्षा मेरे हाथ कैसे? क्योंकि आप काम करते हैं तो आपका जो सुरक्षा है वो आपके हाथ में है, क्योंकि कोई भी काम आपके द्वारा हो रहा है तो आपका सुरक्षा आपके हाथ। इंडक्शन का जो पांचवा पॉइंट है वो है हम सभी लोग मिलजुल के काम करेंगे। जो प्रोजेक्ट में हम काम करने के लिए आए हैं उस प्रोजेक्ट को जीरो एक्सीडेंट के साथ हम काम करेंगे। न किसी मशीन को डैमेज हो, न कोई आदमी के डैमेज हो और न कोई साथी के डैमेज हो। ये पांचवा पॉइंट है। तो इंडक्शन का 5 पॉइंट हम आपको बताएं। जैसे कि आप मान लीजिए प्लांट के बारे में, आपका सुरक्षा के बारे में। आपका सुरक्षा मेरे लिए बहुत जरूरी है, आपका सुरक्षा आपके हाथ और हम सभी लोग मिलजुल के काम करेंगे कि किसी को कुछ चोट न लगे। अब आते हैं प्रोजेक्ट का एम। जी इंडक्शन में नेक्स्ट पॉइंट है वो प्रोजेक्ट का एम। इस जिस प्रोजेक्ट में हम काम करते हैं उस प्रोजेक्ट का उद्देश्य होता है कि प्रोजेक्ट को हम कंप्लीट करें जीरो एक्सीडेंट के साथ, किसी भी दुर्घटना के बिना। अगर हम उस काम को कंप्लीट कर लेते हैं तो कहीं भी अगर आप काम करने के लिए जाते हैं तो प्रोजेक्ट के उद्देश्य रहता है, उस कंपनी का उद्देश्य रहता है कि हमको काम को पूरा करना है बिना किसी के नुकसान हुए। अब हम लोग जो बात करते हैं पावर प्लांट के बारे में, तो पावर प्लांट क्या होता है? बहुत लोग पावर प्लांट में काम करते हैं, बहुत लोग रिफाइनरी में काम करते हैं। तो हम बात करते हैं रिफाइनरी पावर प्लांट के बारे में। पावर प्लांट जो है वो बिजली उत्पादन करती है। पावर प्लांट में हम आपको शॉर्ट में कुछ खतरे बता देते हैं। जैसे कि पावर प्लांट में खतरा होता है ऊपर से आदमी को गिरना, एक।
दूसरा कोई मटेरियल ऊपर से गिरना, तीसरे है बिजली की खतरे, चौथा है डस्ट, पांचवा जो है रोड के साइड बहुत सारे गाड़ियां चलते हैं वो। तो पावर प्लांट में बहुत तरह के खतरे होते हैं। तो 5-6 जो खतरा है जो हम आपको एक इंडक्शन के वीडियो में हम आप लोग को बताए हैं। नेक्स्ट जो है कि सेफ्टी कलर कोडिंग। सेफ्टी जो कलर कोडिंग का मतलब होता है कि हेलमेट, जो सेफ्टी हेलमेट है वो किस कलर के लोग पावर प्लांट के अंदर पहनते हैं। तो व्हाइट हेलमेट जो है वो हमारे इंजीनियर, सुपरवाइजर, प्रोजेक्ट इंचार्ज, ये सभी आदमी जो है ये व्हाइट कलर के, मतलब व्हाइट कलर बोले तो उजला हेलमेट पहनते हैं। अब आते हैं ग्रीन हेलमेट। ग्रीन हेलमेट सेफ्टी ऑफिसर, सुपरवाइजर, इंजीनियर, मैनेजर, जो भी सेफ्टी के पर्सन है वो हरा कलर के हेलमेट पहनते हैं। अब आते हैं वर्कर के ऊपर, जो हमारे मजदूर भाई है वो पीला कलर के हेलमेट पहन के साइड पे काम करते हैं। अब आते हैं रेड कलर के हेलमेट। रेड कलर का हेलमेट मतलब इलेक्ट्रीशियन, जो साइड पे बिजली की देख रेख करते हैं, लाइट जलाते हैं, वो पहनते हैं रेड कलर का हेलमेट। अब आते हैं हम ब्लू हेलमेट। ब्लू हेलमेट का मतलब हुआ कि जो हमारे साइड पे कॉन्ट्रैक्टर के सुपरवाइजर है वो सारे लोग पहनते हैं ब्लू हेलमेट। तो कलर कोडिंग के बारे में हम आपको बताएं कि कलर कोडिंग 5 प्रकार के हैं और आप इस कलर कोडिंग से आप समझ सकते हैं कि साइड पे किसका क्या काम है, कौन सेफ्टी वाले हैं, कौन इंजीनियर है, कौन वर्कर है, कौन इलेक्ट्रीशियन है, कौन कॉन्ट्रैक्टर है, कौन सुपरवाइजर है। अब हम लोग बात करेंगे हाउसकीपिंग के बारे में। हाउसकीपिंग एक बहुत ही इंपॉर्टेंट पार्ट है। जो इंपॉर्टेंट इसके लिए है कि हाउसकीपिंग अगर आपके साइड पे अगर रहते हैं तो बहुत सारे खतरे को हम साइड पे ही रोक लेंगे। जैसे हाउसकीपिंग मतलब सिर्फ साफ सफाई नहीं होता है। हाउसकीपिंग मतलब होता है कि कोई भी मटेरियल को, कोई भी सामान को अगर हम सजा के रखते हैं तो उसको हम हाउसकीपिंग बोलते हैं, ताकि साइड पर हमारा किसी भी प्रकार का मटेरियल डैमेज ना हो। क्या हाउसकीपिंग करने का फॉर्मूला क्या है? हाउसकीपिंग करने का फॉर्मूला जो है सभी आदमी को, जो कॉन्ट्रैक्टर, एक कॉन्ट्रैक्टर के, किसी कॉन्ट्रैक्टर के 10 आदमी रहते हैं, किसी कॉन्ट्रैक्टर को 15 आदमी रहते हैं। तो जो कॉन्ट्रैक्टर अपने साइड पे काम कर रहे हैं, जहां कहीं भी काम कर रहे हैं, उनका दायित्व बनता है कि वो 5 मिनट हाउसकीपिंग करें। जिस दिन वो काम कर रहे हैं जो भी मटेरियल है उसको क्लीन कर दे। अगर उस दिन नहीं करते हैं, अगर जब दूसरे दिन आते हैं तो पहले क्या करना है, उस मटेरियल को, जो भी मटेरियल खराब है, स्क्रैप है, उसको हम स्क्रैप यार्ड में रख देते हैं। जो मटेरियल अच्छा है उसको सजा के रखते हैं। हाउसकीपिंग करने से आपका वर्क में उन्नति होता है, वर्क में प्रोग्रेस होता है, फर्स्ट एड केस रुकते हैं, आने जाने की जो रास्ता है वो क्लियर होता है। अब हम बात करेंगे हाउसकीपिंग के बारे में। जो हाउसकीपिंग के बारे में मैं आपको बताया, अब हम आपको जो बताने जा रहे हो पीपीई के बारे में। पीपीई का मतलब होता है पर्सनल प्रोटेक्टिव इक्विपमेंट, जिसको बोला जाता है स्वयं सुरक्षा उपकरण। स्वयं सुरक्षा उपकरण का मतलब है जैसे कि हेलमेट, बेल्ट, जूता, दस्ताना, रबर हैंड ग्लव्स, लेटेक्स हैंड ग्लव्स, कॉटन हैंड ग्लव्स, फेस शील्ड, चश्मा, एयर प्लग, नोज मास्क, फुल बॉडी हार्नेस, फॉल अरेस्टर, ये सारे चीज जो है वो पीपी आइटम में आते हैं। पीपी आइटम में आने का मतलब है कि हम जब साइड पे पहन के काम करते हैं तो पीपी जो है एक्सीडेंट को रिड्यूस करता है। बहुत लोग को ये पता नहीं होगा और बहुत लोग ये समझ लेते हैं कि पीपी हम पहन लिए मतलब हम एक्सीडेंट को रोक लेंगे। नहीं, पीपी जो है स्वयं सुरक्षा जो उपकरण आपका है वो एक्सीडेंट को रोकेगा नहीं। इस चीज को आप नोट कर लीजिए अभी। पीपीई जो है एक्सीडेंट को रिड्यूस करेगा। आपके साथ जो चोट ज्यादा लगने वाला है, आपके साथ कुछ भी चीज ज्यादा होने वाला है, वो इसको वो रोकेगा। जैसे आप मान लीजिए कि आप हेलमेट पहन के साइड पे काम कर रहे हैं,
साइड पे जब हेलमेट आप पहन के काम करते हैं, अगर ऊपर से आपके हेलमेट के ऊपर से कोई भी सामान 50 ग्राम या 100 ग्राम के अगर गिरता है तो आपको महसूस होगा, मतलब वो रिड्यूस किया, हेलमेट पहने हैं इसको कम चोट लगा, आपको महसूस हुआ कि हमारे सर पे चोट लगा है। और वही आप हेलमेट नहीं पहने हुए रहते तो 100 ग्राम के भी चोट, अगर आपके मटेरियल माथा पर कुछ भी गिरता तो आपको चोट लगता। अगर उसी पर अगर हम बात करें कि अगर हेलमेट पे अगर 500 केजी का अगर मटेरियल, अगर कोई भी मटेरियल अगर ऊपर से गिर जाता है तो क्या हम बच जाएंगे? नहीं, हम नहीं बचेंगे। तो हम क्या है, पीपीई पहने हुए थे, लेकिन ऊपर से जब सामान गिर गया तो क्या हुआ, हम बचे नहीं। 500 का मटेरियल जब ऊपर से गिरेगा तो हेलमेट के साथ साथ हम भी मिट्टी में मिल जाएंगे। तो इसके लिए मैं बोलता हूं कि जो पीपीई है, स्वयं सुरक्षा उपकरण है, वो एक्सीडेंट को रिड्यूस करता है, ना कि वो एक्सीडेंट को रोकता है। अब आते हैं सेफ्टी बेल्ट के ऊपर, जिसको फुल बॉडी हार्नेस बोला जाता है। फुल बॉडी हार्नेस हम कैसे आप लोग को समझाएंगे, उसका 3-4 फॉर्मूला है जिससे हमारे सभी मजदूर भाई आसानी से समझ जाएंगे। सेफ्टी बेल्ट लगाने का जो हाइट है वो 1800 से ज्यादा हाइट पे जाते हैं तो सेफ्टी बेल्ट लगाते हैं। अगर 1800 याद नहीं है तो 1.8 मीटर बोलते हैं। अगर 1.8 मीटर याद नहीं है तो हम काम चलाने के लिए 2 मीटर बोलते हैं। अगर जिसको किसी भी मजदूर भाई को अगर 2 मीटर याद नहीं है तो हम खड़ा हो जाएंगे, और खड़ा होकर जहां तक मेरा हाइट जाएगा वहां तक हम बिना सेफ्टी बेल्ट का काम करेंगे। हम अपने ऊंचाई से अगर ऊपर जाएंगे तो सेफ्टी बेल्ट पहन के ही हमको जाना है। सेफ्टी बेल्ट कभी भी अगर हम फंसाते हैं तो मेरा जो कंधा है ना, कंधे के ऊपर फंसाएंगे, ना कि कंधे के नीचे फंसाएंगे। और सेफ्टी बेल्ट अगर कहीं भी अगर हम फंसाते हैं तो मजबूत चीज में फंसाएंगे, जैसे इसका फोल्डिंग पाइप हुआ, वायर रोप हुआ, उस सब सामान में फंसाएंगे कि अगर हम ऊपर से गिरते हैं तो हम नीचे ना आ पाए। उसके बाद जो सेफ्टी बेल्ट है वो पहनने से पहले हमको चेक कर लेना है, चेक करके ही हमको पहनना है। अब आते हैं सेफ्टी शू के ऊपर। जो जूता है, सेफ्टी शू क्यों पहना जाता है? सेफ्टी शू इसके लिए पहना जाता है क्योंकि आप साइड पे जहां कहीं भी काम करते हैं वहां बहुत से कांटी, रॉड, स्टील, बटन, स्क्रैप, डीजल्स, कुछ केमिकल, ये सारे पदार्थ आपके साइड पे रहते हैं। तो इससे हमारे पैर को रक्षा देता है, उसको हम सेफ्टी शू बोलते हैं। सो सेफ्टी शू पहनना सभी के लिए अनिवार्य है कंस्ट्रक्शन साइट पे। अब हम लोग बात करते हैं दस्ताने के ऊपर। दस्ताना मतलब कटन हैंड ग्लोव्स, कपड़े वाला हैंड ग्लोव्स पहनते इसके लिए है कि कोई भी सामान हम अपने हाथ से काम कर रहे हैं और कोई भी सामान हम एक स्थान से दूसरे स्थान ले जा रहे हैं हाथ से उठाकर, तो उस समय क्या है कि हमको कपड़ा वाला पहनना है। दस्ताना पहनने इसके लिए है कि जो हम मटेरियल को उठाएंगे हो सके वो मटेरियल नोकीला हो, जिस मटेरियल को हम उठा रहे हैं हो सके वो मटेरियल गर्म हो, जिस मटेरियल को हम उठा रहे हैं उस मटेरियल में रस्ट मतलब जंग लगा हो, जिस मटेरियल को हम उठा रहे हैं वो मटेरियल गंदा है। तो इसके लिए हम दस्ताना पहनते हैं जो हमारे हाथ को सेव करता है, बचाता है, सुरक्षित रहता है। अब हम लोग आते हैं रिफ्लेक्टिव जैकेट के ऊपर। रिफ्लेक्टिव जैकेट का मतलब होता है एक बैंडी ऊपर से पहना जाता है। उसको इसके लिए पहना जाता है कि एक तो हर एक कंपनी का उस पे नाम लिखा रहता है, दूसरा उसका पर्पस होता है कि आप कहीं भी अगर उसको पहन के जा रहे हैं और जहां कहीं भी लाइट कम है वहां पे आप क्या कीजिएगा, वो अगर पहन के जाते हैं और अलग से कोई भी गाड़ी अगर आता है आपके बगल तो अलग से ही दिखाई देगा। जैसे आप ऐसे समझ सकते हैं कि रोड पर एक इतना बड़ा बड़ा लाल कलर का लाइट लगा रहता है, देखते हैं जब बॉल, जब कोई गाड़ी आता है तो लगता है कि उसमें बॉल जलने लगा, उसी तरह रिफ्लेक्टिव जैकेट है। अब हम लोग बात करेंगे रबर वाले दस्ताना के ऊपर। रबर वाले दस्ताना के ऊपर के क्या मतलब है? रबर वाले दस्ताना के मतलब है कि हम लोग उसको कोई भी गीला काम
करते हैं या कंक्रीट के काम करते हैं, उस समय हम लोग रबर वाले दस्ताना को पहन के काम करते हैं। अब आते हैं नोज मास्क। नोज मास्क इसके लिए पहनते हैं ताकि साइड पे बहुत सारे जो डस्ट है, जो धूल है, वो धूल नहीं है, वो धूल में केमिकल मिला हुआ है और वो धूल मेरे मुंह और नाक के द्वारा अंदर जा रहा है। इस वजह से हमारा जो लंग्स है, फेफड़ा है, उसमें हमको जाके समस्या होगा। तो हम क्या करते हैं, पहनते हैं आपका नोज मास्क, ताकि इस प्रकार के जो डस्ट, जो केमिकल वाला है, उसको अंदर लेने से रुकेंगे। बाकी आप जिस प्रकार के काम करेंगे उस प्रकार के आपको स्वयं सुरक्षा उपकरण पहन के ही साइड पे काम करना है। अब हम लोग आते हैं एक्सकावेशन के ऊपर। एक्सकावेशन मतलब होता है मिट्टी की खुदाई। मिट्टी की खुदाई दो प्रकार के होते हैं, एक होता है मैनुअल एक्सकावेशन और दूसरा होता है मैकेनिकल एक्सकावेशन। मैकेनिकल एक्सकावेशन का मतलब हुआ कि कोई भी खुदाई जेसीबी या एक्सकावेटर से अगर खोदा जाता है तो उसको हम मैकेनिकल एक्सकावेशन बोलते हैं। मैनुअल एक्सकावेशन का मतलब हुआ कि कोई भी खुदाई हम इंसान के द्वारा, आदमी के द्वारा अगर किया जा रहा है तो उसको हम बोलते हैं मैनुअल एक्सकावेशन। मैनुअल और मैकेनिकल एक्सकावेशन में बहुत सारे खतरे हैं, जो कुछ खतरा मैं आपको बता देता हूँ, जो इम्पोर्टेंट है, जो जरूरी है, मैं वही चीज बताऊंगा। ऐसा नहीं बताऊंगा कि आप 10 चैप्टर में आपको पढ़ा दिए और आपको याद नहीं है। मैं आपको वो चीज बताऊंगा जो आपको याद रहे। दो चीजें जानिए लेकिन दो चीज आप याद रखिए। जैसे कि कहीं भी अगर हम एक्सकावेशन करने के लिए अगर जाते हैं तो उस जगह को हम लोग निरीक्षण कर लेते हैं। निरीक्षण बोले तो हम लोग जांच पड़ताल कर लेते हैं। और कहीं भी अगर हम लोग अगर एक्सकावेशन करने जाते हैं तो वर्क परमिट ले लेते हैं। अगर ये सब नहीं करेंगे तो हो सके आप जहां करने जाएंगे उसके नीचे पाइप हो, उसके नीचे केबल हो, कोई भी पदार्थ हो, तो इसके लिए हमको एक्सकावेशन करने से पहले परमिट लेना है और उस एरिया को घेर लेना है। और साथ ही साथ जो ऑपरेटर मैकेनिकल एक्सकावेशन में रहेंगे उनको आपको ट्रेनिंग देना है। अब हम लोग बात करते हैं वर्क एट हाइट। वर्क एट हाइट बहुत ही इंपॉर्टेंट है, सब्जेक्ट है। बहुत सारे जो खतरे होते हैं वो वर्क एट हाइट से होते हैं। वर्क एट हाइट से जो मेनली खतरा है, मुख्य जो कारण है, आप लोग से पूछेगा कि वर्क एट हाइट में सबसे ज्यादा क्या कारण है, क्यों वर्क एट हाइट में सबसे ज्यादा हजार्ड क्या है, तो आप बोलेगा कि सर वर्क एट जो हाइट है उससे जो सबसे बड़ी खतरा है वो है आदमी ऊंचाई से गिरना। एक दूसरा है सर कि कोई भी मटेरियल ऊपर से नीचे गिरना। तीसरा जो है कि ऊपर भी काम चल रहा है और नीचे भी काम चल रहा है, वहां पे किसी व्यक्ति को चोट लगना। चौथा जो है कि जहां कहीं भी अगर हम काम कर रहे हैं वहां पे प्लेटफॉर्म नहीं है काम करने के लिए, वहां पे सिंगल जाली लगा के हम काम कर रहे हैं, वहां पाइप पर खड़ा होकर काम कर रहे हैं, ये सारे वर्क एट हाइट में, ऊंचाई में काम करते समय खतरा है। हम आपको फिर से बता रहा हूं कि हम आपको वही चीज बताएंगे जो चीज आप आसानी से समझ जाएंगे और वो चीज को साइड पे आप पालन करेंगे। अब हम आते हैं स्कैफोल्डिंग के बारे में। स्कैफोल्डिंग होता है एक टेम्पोररी वर्किंग प्लेटफॉर्म है, जिसको आप बोलिए आसान भाषा में कि एक मचान है कि हमको जमीन से ऊपर उठकर काम करना है। तो हम लोग एक स्कैफोल्डिंग बोलते हैं इंग्लिश में, आप उसको हिंदी में भारा बोल सकते हैं, मचान बोल सकते हैं, जिसको हम स्कैफोल्डिंग पाइप के द्वारा बनाते हैं। उसमें जो मेनली खतरा है, जो मुख्य कारण जो है उसमें क्या सबसे बड़ी हजार्ड है, कारण है कि आप स्कैफोल्डिंग कोलैप्स कर जाता है, स्कैफोल्डिंग गिरने का ज्यादा चांस रहते हैं उसमें। तो हम क्या करेंगे, तो स्कैफोल्डिंग भारा जब बनाएंगे वही व्यक्ति बनाएगा जो स्कैफोल्डिंग के बारे में जानते हैं, फर्स्ट। दूसरा, जहां कहीं भी स्कैफोल्डिंग अगर हम बनाते हैं, जहां कहीं भी अगर हम भारा बनाते हैं, उस एरिया को हम जांच पड़ताल लेंगे। जांच पड़ताल लेंगे इसके लिए ताकि अगर हम पाइप खड़ा कर रहे हैं और वहां की जो सोइल कंडीशन है, जो मिट्टी है, वो दबने वाली है और दब जाएगा, तो इसके लिए हम वहां जांच पड़ताल पहले कर लेते हैं। जांच पड़ताल करने के बाद ही हम इसका फोल्डिंग खड़ा करते हैं।
इसका फोल्डिंग वही लोग बनाएंगे जो व्यक्ति इसका फोल्डिंग के बारे में जानते हैं। जो व्यक्ति इसका फोल्डिंग के बारे में नहीं जानते हैं वो इसका फोल्डिंग अगर बनाएंगे तो इसका फोल्डिंग कोलैप्स भी होगा और उसमें टाइम भी लगेगा। अब आते हैं हम लोग सीढ़ी में, लेडर जिसको बोला जाता है। लेडर मतलब हुआ कि हमारे पास 2 हाथ और 2 पैर है, तो जब कभी भी अगर हम सीढ़ी पर चढ़ते हैं तो ये 2 हाथ और 2 पैर में से हमको क्या है कि 3 चीज हमेशा सीढ़ी में टच होना चाहिए। जैसे मेरा 2 हाथ है 2 पैर है, तो 2 हाथ 1 पैर सीढ़ी में टच रहना चाहिए, पकड़ के रहना चाहिए। नहीं तो 2 पैर और 1 हाथ सीढ़ी में पकड़ के रहना चाहिए। नहीं कोई नहीं रखिएगा तो सीढ़ी पर से गिर जाइएगा, फर्स्ट। दूसरा है, बहुत सारे आप आदमी को देखिएगा कि एक हाथ से कंधा पे मटेरियल पकड़े हुए हैं और दूसरे हाथ से सीढ़ी को पकड़ के जा रहा है। तो उसमें क्या है कि एक तो हाथ से आप पकड़ लिए हैं कंधा पर कोई भी सामान, दूसरा हाथ से आप पकड़ रहे जा रहे हैं, पकड़ रहे जा रहे हैं। उससे क्या होगा, आपको परेशानी होगा, आप गिर जाएंगे, आपका बैलेंस जो संतुलन है वो खो जाएगा। इसके लिए मैं बोलता हूं कि आपको जब कभी भी अगर जाना है, करना है, तो आप कोई भी मटेरियल इसका फोल्डिंग के ऊपर लेके आप नहीं जाएंगे। अब जो हम लोग बात करेंगे फर्स्ट एड केस। फर्स्ट एड नियर मीन्स इंसिडेंट और एक्सीडेंट में क्या अंतर है भाइयों, ध्यान से इस चीज को सुनिए। फर्स्ट एड क्या होता है, इंसिडेंट क्या होता है, एक्सीडेंट क्या होता है और नियर मीन्स क्या होता है। मैं आपको एकदम सरल भाषा में, आसान भाषा में मैं आपको इसको समझाऊंगा। फर्स्ट एड केस के मतलब होता है कि कोई भी आदमी साइड पे काम कर रहा है, काम करने के दरमियान उस आदमी को थोड़ा हाथ छिला गया, थोड़ा पैर छिला गया, थोड़ा चोट लग गया और उसको मलहम लगा के, डिटॉल से साफ करके, हैंडी प्लस लगा के तुरंत उसको ये सब करके और वो काम पर चला गया, उसको हम लोग बोलते हैं फर्स्ट एड केस। ये आसान भाषा में है, ये इसके लिए आपको बताया जा रहा है कि आपको समझने में दिक्कत ना हो। आपसे कोई पूछे आप बता सकते हैं, किताबी भाषा तो कोई भी बोल सकता है, लेकिन आपको वो चीज बताएंगे जो आप सामने वाले को समझाए तो सामने वाले को समझ में आए। अब हम बात करेंगे नियर मीन्स के बारे में। नियर मीन्स मतलब होता है बाल बाल बचना। बाल बाल बचने का मतलब मैं बता देता हूं कि मैं यहाँ खड़ा हूं, ऊपर से एक हैमर गिरा, हथौड़ी गिरा और मेरे बगल में गिर गया। ना हमरे ऊपर गिरा, ना मेरे ऊपर गिरा और बगल से नीचे चल गया। न हैमर को नुकसान हुआ और न ही हमको क्षति हुआ, उसी को हम बोलते हैं नियर मीन्स। अब आते हैं इंसिडेंट के ऊपर। इंसिडेंट का मतलब हुआ कि कोई भी काम ऊंचाई पर चल रहा है और ऊंचाई पे चलते समय वहां ड्रिल मशीन से काम चल रहा है और एक व्यक्ति ऊपर ड्रिल चला रहा है और यहाँ हम नीचे हैं। उस व्यक्ति से ड्रिल मशीन गिर जाता है और वो ड्रिल मशीन मेरे बगल में गिर जाता है, तो ना हमको चोट नहीं लगता है और वो ड्रिल मशीन नीचे गिर जाता है। ड्रिल मशीन को भी कुछ नहीं हुआ और हमको भी कुछ नहीं हुआ, लेकिन इंसिडेंट हुआ, उसमें क्षमता था कि हमको भी क्षति पहुंचा सकता था, उसमें क्षमता था कि उस मशीन को भी डैमेज पहुंचा सकता था। इसका एक एग्जांपल और समझ लीजिए कि अगर हम 1 किलोमीटर डेली जाते हैं और वहां का जो रास्ता है वो क्लियर आता है लेकिन किसी एक दिन हम गए और वहां पे क्या है कि रास्ता जाम है, हम वहां देख नहीं पा रहे हैं, तो हम उसको बोलेंगे कि आगे कुछ हुआ है, आगे कुछ हुआ है लेकिन हमको पता नहीं है, तो उसको बोलते हैं इंसिडेंट। अब आते हैं एक्सीडेंट के ऊपर। एक्सीडेंट का मतलब हुआ कि एक आदमी फिर से ऊपर ड्रिल मशीन लेकर काम कर रहा है और हम यहाँ बैठे हैं, वो ड्रिल मशीन मेरे ऊपर गिर गया और हमको भी चोट लगा और मशीन को भी चोट लगा, उसको बोलते हैं एक्सीडेंट।
तो हमको उम्मीद है कि आपसे कोई भी पूछेगा तो आप इसको सरल भाषा में समझा सकते हैं कि फर्स्ट एड, इंसिडेंट, एक्सीडेंट और इंसिडेंट में क्या अंतर है। आप सरल भाषा में उनको आप समझा सकते हैं। अब आते हैं अनसेफ एक्ट और अनसेफ कंडीशन। भाइयों, अब आप ध्यान से समझिए इस चीज को। हमारे साइड पे, कंस्ट्रक्शन साइड पे सबसे ज्यादा जो क्वेश्चन पूछा जाता है और जो गलतियां होती हैं, यही अनसेफ एक्ट और अनसेफ कंडीशन से। साइड पे 100% अगर दुर्घटना होती है, अगर 100% दुर्घटना होती है, उसको 3 भागों में बांटा गया है। 3 भागों में क्या क्या बांटा गया है, जैसे मैं बता देता हूं। फर्स्ट अनसेफ एक्ट, दूसरा अनसेफ कंडीशन और तीसरा नेचुरल। हमारे साइड में 100% में से किसी भी साइड पर जो गलतियां अनसेफ एक्ट है वो है 88%। 88% गलतियां अनसेफ एक्ट से होता है। अब अनसेफ एक्ट किसको बोलते हैं, साधारण भाषा में समझ लीजिए। ऐसा वीडियो आप न कभी देखे होंगे और न कोई आपको बताया होगा। कोई भी काम इंसान के द्वारा किया जा रहा है, उस काम करते समय उस आदमी को चोट पहुंचे, दूसरे को चोट पहुंचे, कोई मशीन को क्षति हो, किसी को नुकसान हो, उसको अनसेफ एक्ट बोलते हैं। फिर से समझ लीजिए, कोई भी ऐसा काम जो आदमी के द्वारा किया जा रहा है गलती, उसको अनसेफ एक्ट बोलते हैं साधारण भाषा में। अब इसका एग्जाम्पल मैं बता रहा हूं। जैसे आपको पीपीई दिया गया है, बेल्ट, हेलमेट, जूता, दस्ताना दिया गया है, आप उसको पहन के काम नहीं कर रहे हैं, अनसेफ एक्ट। मशीन चलाने आपको नहीं आता है, अनसेफ एक्ट। मशीन चलाने की परमिशन नहीं है, अनसेफ एक्ट। आप किसी से बहसबाजी, आर्गुमेंट कर रहे हैं, अनसेफ एक्ट। आप हाइट पे गए हैं बिना बेल्ट के, अनसेफ एक्ट। आप बेल्ट नहीं फंसाए हैं, अनसेफ एक्ट। आपको गाड़ी चलाने नहीं आता है, आप गाड़ी चला रहे हैं, अनसेफ एक्ट। जितने भी काम हैं जो इंसान के द्वारा किया जा रहा है, वो सभी चीज आते हैं अनसेफ एक्ट में, जो 100 में से 88% है। अब आते हैं अनसेफ कंडीशन। 100 में से 10% होते हैं अनसेफ कंडीशन। अनसेफ कंडीशन का मतलब हुआ कि परिस्थिति जो था वो काम करने योग्य नहीं था। जैसे कि जहां हम काम कर रहे हैं वहां गंदगी है, साफ सफाई नहीं है, अनसेफ कंडीशन। जहां हम काम कर रहे हैं वहां मोबिल, पेट्रोल, डीजल, केमिकल गिरा है, अनसेफ कंडीशन। जहां हम काम कर रहे हैं वहां साफ सफाई नहीं है, अनसेफ कंडीशन। कोई भी मशीन चला रहे हैं, उस मशीन में गार्ड नहीं है, अनसेफ कंडीशन। कोई भी फैन लगा हुआ है, उसमें गार्ड नहीं है, अनसेफ कंडीशन। रास्ता है, सिंगल रास्ता है, अनसेफ कंडीशन। लाइट नहीं है, अनसेफ कंडीशन। ये सारी चीज जो आते हैं अनसेफ कंडीशन में आते हैं। अब 88 और 10 98, बचे 2%। जो 2% है वो जो है नेचुरल मतलब ज्यादा बारिश होना। सब कभी सुनते हैं कि बाढ़ आने से कुछ आदमी मर गया, ठंड पड़ने से कुछ आदमी मर गया, साइक्लोन आने से कुछ आदमी मर गया। तो इसमें होते हैं 2%। तो हमको उम्मीद है कि आपसे कोई पूछा जाएगा कि साइड पे 100% एक्सीडेंट होते हैं, उसको 3 भागों में बांटा गया है, क्या क्या है। तो आप इजी से समझा सकते हैं कि सर 88% अनसेफ एक्ट होते हैं, 10% कंडीशन होते हैं और 2% नेचुरल होते हैं। तो अनसेफ एक्ट क्या होता है, तो आसान भाषा में सर जो इंसान के द्वारा गलती किया जाता है उसको हम लोग अनसेफ एक्ट बोलते हैं, जो 100 में से 88% होते हैं। जो कंडीशन होते हैं वो 10% होते हैं, गार्ड नहीं है, लाइट नहीं है, पेट्रोल गिरा है, मोबिल गिरा है, केमिकल गिरा है, हाउस कीपिंग कंडीशन। 2% जो है वो नेचुरल हुआ।
जिससे हम अवेयर हो सकते हैं। अब दोस्तों हम बात करेंगे वर्क परमिट सिस्टम के बारे में। वर्क परमिट क्या है? वर्क परमिट एक रिटेन डॉक्यूमेंट है, लिखित पेपर है। कहीं भी आप काम करेंगे, काम करने से पहले हमको अनुमति लेना पड़ता है कि हम इस एरिया में काम करेंगे। उस एरिया को आपको चेक करके एक परमिट दिया जाता है, अलग अलग तरीका के। हॉट वर्क परमिट होता है, कोल्ड वर्क परमिट होता है, जनरल वर्क परमिट होता है, कॉन्फाइंड स्पेस परमिट होता है, वर्क एट हाइट परमिट होता है, एक्सकावेशन परमिट होता है, बहुत तरह के परमिट होते हैं। तो परमिट एक रिटन डॉक्यूमेंट है और वो काम स्टार्ट करने से पहले हम लोग लेते हैं, इसी को वर्क परमिट बोलते हैं। अब दोस्तों हम लोग बात करेंगे असेंबली पॉइंट के बारे में। असेंबली पॉइंट का मतलब हुआ कि साइट पे एक सुरक्षित स्थान, जहां अगर साइट पे अगर किसी भी प्रकार के अगर दुर्घटना होती है या इमरजेंसी होता है तो सभी आदमी वहां पे इकट्ठा हो जाएंगे, इसी को बोलते हैं असेंबली पॉइंट। अब जो हम लोग बात करेंगे एक्सीडेंट रिपोर्टिंग के बारे में। एक्सीडेंट रिपोर्टिंग क्या होता है? एक्सीडेंट रिपोर्टिंग होता है कि अगर साइट पे किसी भी प्रकार की अगर दुर्घटना होती है तो हर एक आदमी को दायित्व बनता है, कर्तव्य है कि छोटा इंसिडेंट हो या बड़ा एक्सीडेंट हो, अपने साहब को बताना, अपने सर को रिपोर्ट करना, प्रोजेक्ट मैनेजर को रिपोर्ट करना, सेफ्टी पर्सन को रिपोर्ट करना, इंजीनियर को रिपोर्ट करना, सुपरवाइजर को रिपोर्ट करना, कॉन्ट्रैक्टर को रिपोर्ट करना, ये हर एक वर्कर को दायित्व बनता है। क्योंकि अगर छोटे चीज को अगर हम रिपोर्ट करते हैं तो उससे हम लोग सीखते हैं कि क्या चीज करने से ऐसा हो गया, क्या हम गलती किए थे कि ये चीज हो गया, तो उससे क्या है कि हम लोग बचते हैं। अब आते हैं हॉट वर्क। हॉट वर्क क्या है? हॉट वर्क मतलब होता है कि जिस काम से, जो भी काम करते समय या कोई भी काम करते समय अगर किसी भी काम से चिंगारी निकलता है उसको हम हॉट वर्क बोलते हैं। एग्जाम्पल के तौर पर वेल्डिंग, गैस कटिंग, ग्राइंडिंग्स, वायर रोड कटिंग, ये सारे आते हैं हॉट वर्क एक्टिविटी में। हॉट वर्क एक्टिविटी में जो मेनली खतरा है वो है आग लगने की, शरीर जलने की, आंख जलने की, बॉडी जलने की, ये सब मुख्य कारण है। तो जहां कहीं भी अगर हॉट वर्क एक्टिविटी हम करते हैं वहां से जो ज्वलनशील मटेरियल है उसको हम निकाल देते हैं, ताकि ज्वलनशील मटेरियल अगर रहेगा तो आग लगेगा वहां पे। तो ज्वलनशील मटेरियल ना हम रखेंगे ना वहां पे आग लगेगा, फर्स्ट। दूसरा, कहीं कहीं ऐसा परिस्थिति हो जाता है कि वहां से हम कुछ मटेरियल है जिसको हम हटा नहीं सकते हैं और वहां पे हम क्या करेंगे, हमको काम करना है, तो एक फायर ब्लैंकेट आता है। फायर ब्लैंकेट मतलब एक चादर टाइप का होता है, जो चादर होता है कि आप कहीं भी कोई भी मटेरियल अगर आग लगने वाला है उसके ऊपर आप उसको ढाल दीजिएगा, ढक दीजिएगा फायर ब्लैंकेट, तो उस पर चिंगारी भी गिरेगा तो आग नहीं लगेगा। उसके बाद है कि यहाँ कहीं भी अगर हॉट वर्क एक्टिविटी करते हैं तो हम लोग क्या करेंगे, वहां पे रखेंगे आपको फायर एक्सटिंग्विशर। फायर एक्सटिंग्विशर का मतलब होता है आग बुझाने वाला एक सामान होता है, एक सामग्री है, इतना बड़ा बोतल रहेगा लाल कलर का, जिसको आप रखेंगे आग लगने पर उसको हम लोग क्या करते हैं, यूज करते हैं। अब हम आते हैं वर्किंग प्लेटफॉर्म। वर्किंग प्लेटफॉर्म का मतलब होता है कि अगर हम नीचे से ऊपर जाते हैं अगर काम करने के लिए तो एक भारा बनाते हैं, एक मचान बनाते हैं। मचान इसके लिए बनाते हैं कि नीचे तो जमीन है, हम खड़ा होकर काम कर सकते हैं, लेकिन हमको ऊपर जाके काम करना है। तो ऊपर जाके काम करने के लिए हमको क्या है कि एक मचान बनाना पड़ेगा, तो उसको बोलते हैं वर्किंग प्लेटफॉर्म। वर्किंग प्लेटफॉर्म जब भी बनाते हैं तो हम डबल जाली के बनाते हैं या ट्रिपल जाली के बनाते हैं। इसके लिए बनाते हैं ताकि हम पाइप पर खड़ा होकर कितने देर काम कर सकते हैं, एक। दूसरा, आप लोग कभी प्रैक्टिकल सोचिएगा ऐसे करके आमतौर पर कि आप एक पैर पर खड़ा होकर कितने देर काम कर सकते हैं। उसी प्रकार जो है पाइप पर, जो लोग भी पाइप पर खड़ा होकर काम करते हैं वो लोग गिरने का चांस ज्यादा रहते हैं,
इसीलिए जो है हम वर्किंग प्लेटफॉर्म बनाते हैं, और वर्किंग प्लेटफॉर्म डबल जाली से बनाएंगे, साथ ही साथ वो जाली को हम अच्छा से बैंडिंग वायर से बांधेंगे, ट्रिपल या डबल बैंडिंग वायर से अलग अलग तरीके से बांधेंगे। अब हम बात करेंगे एक्सेस के बारे में। एक्सेस मतलब होता है रास्ता। जहां कहीं भी अगर हम काम करते हैं वहां आने जाने के लिए रास्ता चाहिए। अब आने जाने के लिए रास्ता क्यों चाहिए? क्योंकि अगर हम कहीं अगर साइड पे काम कर रहे हैं, कभी बारिश का मौसम है, कभी धूप का मौसम है, कभी ठंडा का मौसम है, अगर कोई भी आदमी अगर बेहोश होता है साइड पे काम करते समय, अनकॉन्शियस अगर हो जाता है, तो उसको हम कैसे बचाएंगे जब रास्ता ही नहीं है? उसको खींच के लाएंगे जब रास्ता। तो जहां कहीं भी आप लोग काम करिएगा वहां पे रास्ता पहले बनाना है, आने का जाने का, मटेरियल काम का हो या मटेरियल काम का न हो, रास्ता के सामने नहीं रखना है और रास्ता पे नहीं रखना है। जो हम एक्सेस बनाते हैं वो एक्सेस क्लियर होना चाहिए। अब आते हैं लिफ्टिंग एक्टिविटी के बारे में। लिफ्टिंग एक्टिविटी बोले तो क्रेन द्वारा या हाइड्रा द्वारा, जैसे हाइड्रा द्वारा मटेरियल लोडिंग अनलोडिंग फराना द्वारा किया जाता है। जो क्रेन होते हैं वो क्रेन से इरेक्शन होते हैं, या कोई मटेरियल को उठा के ऐसे स्विंग करते हैं, तो उसमें क्या है कि कोई भी मटेरियल मशीनरी है, तो बहुत सारे हमारे जो मजदूर भाई हैं क्या करते हैं, उनको जानकारी नहीं है। वैसा नहीं, हर एक आदमी अपने जान के प्यारा है, उनको क्या है जानकारी की कमी है। तो क्या करते हैं, जो उनका जो मुख्य कारण है क्रेन लिफ्टिंग में, कि वो वर्कर ऊंचाई पर क्रेन से ऐसे सामान स्विंग हो रहा है, जा रहा है, और वर्कर उसके नीचे खड़े हैं। यहाँ क्रेन है और यहाँ आदमी है। तो अगर ऊपर से अगर सामान टूट के अगर नीचे आता है तो एक आदमी के ऊपर गिर जाएगा, तो इससे क्या होगा, उनको क्षति होगा, उनको नुकसान होगा। तो इसके लिए मैं बोलता हूं कि किसी भी आदमी को जब क्रेन जहां भी अगर मूवमेंट हो रहा है, स्विंग हो रहा है, वो एरिया को बैरिकेड करना है और किसी भी आदमी को अलाउ नहीं करना है। जब कभी भी अगर हम क्रेन से अगर मटेरियल उठाते हैं तो हमको जो लिफ्टिंग बेल्ट है या सीलिंग है उसको चेक करना है कि उसका टीपीआई हुआ है कि नहीं, उसको चेक करना है कि वो डैमेज तो नहीं है। डैमेज बोले तो वो खराब तो नहीं है। और जो मटेरियल हम उठा रहे हैं वो मटेरियल कितने के हैं, जो हम मटेरियल उठा रहे हैं तो सीलिंग या वो मटेरियल उसको उठा सकता है कि नहीं। अब हम बात करेंगे फायर एक्सटिंग्विशर के बारे में। दोस्तों जितने लोग हैं हमारे समझ लीजिए, हर एक साइड पे जो कारीगर होते हैं, जो मजदूर भाई हैं, उनसे पूछा जाता है फायर एक्सटिंग्विशर क्या है। वो जानते हुए भी नहीं बोल पाते हैं। मैं बोल रहा हूँ वो जानते हुए भी नहीं बोल पाते हैं। क्यों नहीं बोल पाते हैं? क्योंकि उनको टफ भाषा में बताया जाता है, उनको पूरा चैप्टर पढ़ाया जाता है। यहाँ चैप्टर नहीं पढ़ना है, यहाँ फायर एक्सटिंग्विशर दो प्रकार के समझना है। एक फायर एक्सटिंग्विशर CO2 और दूसरा फायर एक्सटिंग्विशर ABC। CO2 का मतलब हुआ कि अगर बिजली में या मेटल में अगर आग लगती है तो CO2 फायर एक्सटिंग्विशर हम लोग यूज करते हैं। CO2 फायर एक्सटिंग्विशर में रहता है फोम नहीं पाउडर, और वो ठंडा पाउडर रहता है कि अगर बिजली में आग लगती है तो आप उसको यूज कीजिए। आप जब वो निकलता है ना CO2 से जब पाउडर, तो आप उसको जब टच कीजिएगा तो लगेगा कि हाथ में बर्फ या आइसक्रीम है, इतने हैं। तो आप दो चीज समझ लीजिए, एक कि इलेक्ट्रिकल या मेटल में अगर आग लगता है तो CO2 यूज करते हैं, बाकी जितने चीज में आग लगते हैं ABC से बुझाते हैं। हड़बड़ाने की बात नहीं है, एकदम सिंपल भाषा में। सर कोई बोलेगा 3 भागों में आग को बांटा गया है, 4 भागों में बांटा गया है, 5 भागों, आपको 2 बताना है। सर हम 2 पढ़े, हम 2 बताएंगे। फायर एक्सटिंग्विशर का मतलब होगा सर कि बिजली में मेटल में अगर आग लगता है तो हम एक CO2 फायर एक्सटिंग्विशर यूज करेंगे, बाकी जितने लकड़ी, पेपर, कागज, कपड़ा, हेलमेट, जितने में भी आग लगे हम लोग यूज करेंगे ABC फायर एक्सटिंग्विशर। अब हम लोग आते हैं इलेक्ट्रिकल सेफ्टी के बारे में। इलेक्ट्रिकल सेफ्टी एक ऐसा सब्जेक्ट है जिसके बारे में कहा नहीं जा सकता। आप इसको ऐसे समझ लीजिए, इलेक्ट्रिकल आपके साथ कितना बड़ा नुकसान कर सकता है आप ऐसे समझ लीजिए। ना आप भगवान को देखे हैं और नहीं आप बिजली को देखे हैं।
और न ही आप भूत को देखे हैं। ये तीनों चीज आपके साथ कितना जल्दी रिएक्शन करेगा आप इसको समझ नहीं सकते हैं। तो हमारे साइड पे जहां कहीं भी आप लोग काम करते हैं तो कोई भी इलेक्ट्रिकल के तार या कोई भी प्लग, हम लोग घर में क्या करते हैं, आमतौर पर घर में क्या करते हैं, बिजली थोड़ा खराब है उसको ठीक कर देते हैं, थोड़ा प्लग लगाना है कोई भी लगाता है, लेकिन कंस्ट्रक्शन साइड पे नहीं लगाना है। आपको पता नहीं है कि उसमें वोल्टेज कितना है, आपको पता नहीं है कि उसमें कितना खतरा है। तो इसके लिए जब कभी भी अगर हमको इलेक्ट्रिकल के लगे कि हमको कहीं भी आवश्यकता है तो हम बताए थे रेड हेलमेट वाले, लाल हेलमेट वाले व्यक्ति को खोजेंगे कि हमको यहाँ लाइट की आवश्यकता है, मेरा चपसा मशीन नहीं चल रहा है, मेरा ग्राइंडिंग मशीन नहीं चल रहा है, मेरा बार बेंडिंग मशीन नहीं चल रहा है, मेरा बार कटिंग मशीन नहीं चल रहा है, तो लाल हेलमेट वाले को सर्च करेंगे। नहीं तो अपने सुपरवाइजर को खोजेंगे, अपने ठेकेदार को खोजेंगे, साइट इंजीनियर को खोजेंगे, साइट सुपरवाइजर को खोजेंगे, न कि हम जाके रिपेयरिंग कर लेंगे। आपका काम नहीं है रिपेयरिंग करना, आपका काम है सूचना देना। जिसके बारे में आप जानते हैं वही काम आपको करना है। इलेक्ट्रिकल में क्या है, शॉर्ट लग जाएगा, आपका बॉडी पूरा पैरालिसिस कर देगा, आपका हाथ जल जाएगी, आपको अनकॉन्शियस कर देगा, आप तुरंत मर जाइएगा। इसके लिए बिजली आपको नहीं छूना है। अब हम लोग बात करेंगे मैनुअल मटेरियल हैंडलिंग के। मैनुअल मटेरियल हैंडलिंग का मतलब होता है कि कोई भी सामान, इसका फोल्डिंग पाइप, स्टील्स, बटन, बोर्ड, कोई भी सामान एक आदमी के द्वारा एक स्थान से दूसरे स्थान अगर ले जाया जाता है तो उसको हम लोग बोलते हैं मटेरियल मैनुअल हैंडलिंग। उस समय क्या है कि सावधानी क्या लेना है, कोई भी आदमी है जो पीपी उपकरण को हमको सही तरीका से इस्तेमाल करना है। जो मुख्य उसके कारण है कि मैनुअल मटेरियल हैंडलिंग के समय आपके कंधे से अगर कोई भी मटेरियल अगर आप ले जा रहे हैं तो शोल्डर पैड होना चाहिए। शोल्डर पैड बोले तो गद्दा टाइप के गद्दी रहता है, ऐसे घुमा हुआ, जिसको आपको कंधे पे रखना है। कंधा पे क्यों रखना है, क्योंकि अगर हम मटेरियल स्टील उठा रहे हैं, गर्मी का मौसम है तो एक वो स्टील गर्म है, ऊपर से उठाएंगे तो ये रग रहेगा, फिर एक गर्म होगा तो कंधे को छील देगा, छिला जाएगा। इसके लिए हम गद्दे टाइप को उसको शोल्डर पैड बोलते हैं, जो अपने कंधे पे रखते हैं। एक दूसरा दस्ताना पहनते हैं। दस्ताना किसके लिए पहनते हैं कि वो कोई भी मटेरियल उठा रहे हैं, नोकीला हो, गरम हो, जंग लगा हो, हमको हाथ के नुकसान पहुंचा सकते हैं। इस चलते हम क्या करते हैं कि पहनते हैं आपका कपड़ा वाला दस्ताना। और हमको जितना हमको क्षमता है, जितना हमको शक्ति है उतना ही मटेरियल उठाएंगे, उससे ज्यादा हम नहीं उठाएंगे। अब हम बात करते हैं ट्रैफिक रूल्स के बारे में। ट्रैफिक रूल्स का मतलब होता है कि प्लांट के अंदर में, पावर प्लांट या कहीं भी जनरली आप देखा जाए, मैं जनरली बात कर रहा हूँ, कहीं कहीं में नियम अलग होता है, लेकिन 100 प्लांट अगर देखिएगा उसमें से 90 प्लांट में रहते हैं कि प्लांट के अंदर 20 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से गाड़ी को चलाना है। बात एक। दूसरा, आप लोग खुद समझदार हैं कि रोड पर हम लोग क्या करते हैं कि बाईं ओर चलते हैं, बाईं तरफ हम लोग चलते हैं। बाईं तरफ चलने में क्या है कि आदमी को पता रहता है कि बाईं तरफ हम लोग का सेफ है। अब हम लोग बात करते हैं फर्स्ट एड क्या है। फर्स्ट एड क्या है कि फर्स्ट एड का मतलब कि साइड पे अगर काम कर रहे हैं और किसी भी व्यक्ति को अगर चोट लग जाता है उसको इमीडिएट अगर ठीक कर देते हैं तो हम लोग फर्स्ट एड केस बोलते हैं। अब आते हैं वर्क एट नाइट के ऊपर। वर्क एट नाइट क्या होता है, वर्क एट जो नाइट है, अगर रात में अगर हम काम करते हैं तो क्या है, नाइट में अगर हम काम करते हैं तो सबसे पहले जो देखा जाता है कि नाइट में सबसे ज्यादा क्या हमको देखना चाहिए, तो सबसे पहले हमको देखना है कि वो एरिया में लाइटिंग है कि नहीं, वो एरिया में लाइट है कि नहीं, हमको लाइट की व्यवस्था देखना है उस एरिया में, ताकि अगर अंधेरे रहेगा तो हम काम नहीं कर पाएंगे। हमको बेंडिंग वायर बांधना होगा यहाँ, हम बांध देंगे यहाँ,
तो नाइट में एक तो दिखाएगा नहीं तो बेडिंग में बांध देंगे, चलते समय गिर जाएंगे, सांप निकलेगा, कोई बिच्छू निकलेगा, चलेंगे तो स्लिप ट्रिप हजार्ड होगा। तो इसके लिए जो मेन जो नाइट में जो मुख्य कारण है वो है अंधेरा का, जो मुख्य कारण है हजार्ड वो है लाइट का। तो और नाइट में जब कभी भी काम करेंगे तो एक तो वो है, दूसरा क्या है कि लोग सोने लगते हैं नाइट में काम करते समय, क्या है कि सोने लगते हैं। तो उनको नाइट में जब कभी भी अगर व्यक्ति लगे कि हमको लगे कि अब मेरा बॉडी रेस्ट मांग रहा है, हमारा बॉडी आराम मांग रहा है, तो उस समय आपको क्या करना है कि थोड़ा देर रेस्ट कर लेना है। अब हम लोग बात करते हैं रिस्पॉन्सिबिलिटी के ऊपर, अकाउंटेबिलिटी के ऊपर, दायित्व, जिम्मेदारी साइड पे हर एक आदमी के मानना क्या है। एक वर्कर हो, एक प्रोजेक्ट मैनेजर हो, सबका एक अलग अलग अकाउंटेबिलिटी है, रिस्पॉन्सिबिलिटी है। सब लोग अपने जिम्मेदारी से भाग नहीं सकते हैं, अपने कर्तव्य से कोई भाग नहीं सकता है, सब लोग के अपना अपना काम दिया गया है। तो यहाँ कहने का मतलब ये है कि आप कारपेंटर है तो आप कारपेंटर के काम कीजिए, आप हेल्पर है तो आप हेल्पर के काम कीजिए। ऐसा नहीं कि आप हेल्पर है, आपको मशीन के बारे में जानकारी नहीं है, आप मशीन चला रहे हैं, गलत है। दूसरी नंबर बात है कि आप कारपेंटर हैं, आप बिल्डिंग कर रहे हैं, वो गलत है। क्योंकि आप खतरा कब होगा, दुर्घटना कब होगी, जब हम उसके बारे में नहीं जानते हैं और उसको हम चलाते हैं, तब जाकर दुर्घटना हो। तो जिसको जो काम दिया गया है, जिसको जो काम बांटा गया है वही करना है। आप मान लीजिए कि हमको छत पे चढ़ना है, आप लोग के घर में छत होगा, तो छत पे चढ़ते हैं तो हम कूद को थोड़े चढ़ जाते हैं, स्टेप बना हुआ है सीढ़ी। उसी प्रकार है हर एक आदमी का एक कर्तव्य और एक ड्यूटी का नियम बनाया गया है, अलग अलग सब आदमी का काम दिया गया है। अब जो है हम बात करेंगे अल्कोहल के बारे में, अल्कोहल और ड्रग्स, नशे के बारे में। मेरा सभी आदमी से विनती है कि आप किसी भी प्रकार के अपने अंदर कोई भी नशीली पदार्थ ग्रहण नहीं कीजिए। अगर आप नशीली पदार्थ अगर अपने अंदर ग्रहण करते हैं तो आपके शरीर के लिए बहुत ही हानिदायक है और बहुत ही खतरनाक है आपके स्वास्थ्य के लिए। जैसे कि आप सिगरेट और बीड़ी के डब्बे पर आप ऊपर ही देखिएगा तो लिखा रहता है कि सिगरेट पीने से कैंसर होते हैं, लेकिन लोग फिर भी पीते हैं। तो मैं सारे आदमी से विनती करता हूं कि अपने अंदर आप किसी भी प्रकार के नशीली पदार्थ अपने अंदर ग्रहण ना कीजिए। अगर आप दारू पीते हैं तो कोई भी व्यक्ति अगर दारू पीता है तो उनको होश नहीं रहता है कि हम क्या बोले और कहाँ जाए और क्या करें। तो इसके लिए सारे आदमी से अनुरोध है कि आप किसी भी प्रकार के नशा अपने अंदर ग्रहण नहीं कीजिए। आप उसके बदले में हेल्दी फूड खाइए, खाना खाइए जो आपके स्वास्थ्य के लिए फायदेमंद रहेगा। अब हम आते हैं कॉन्फाइंड स्पेस के ऊपर। कॉन्फाइंड स्पेस का मतलब होता है कि एक लिमिटेड स्थान रहता है, एक सीमित स्थान है वहां काम करने के लिए, जहां पे कंफर्टेबल आराम से आप काम नहीं कर सकते हैं, उसको कन्फाइंड स्पेस बोलते हैं। कन्फाइंड स्पेस में जो कुछ मुख्य कारण जो दुर्घटना है खतरा है, मैं उसके बारे में आपको बता रहा हूं। जैसे कि ऑक्सीजन की कमी, लाइट की कमी, जहरीली गैस, दम घुटने, ये सारी चीज जो है कॉन्फाइंड स्पेस के अंदर हजार होते हैं। और आने जाने की भी दिक्कत होता है क्योंकि वो कॉन्फाइंड स्पेस है। कैंडल में आप काम करेंगे, पाइप में काम करेंगे, तो कोई भी पूछेगा कॉन्फाइंड स्पेस क्या होता है, आप सिंपल भाषा में सर कॉन्फाइंड स्पेस का मतलब होता है कि हम वहाँ काम करने के लिए आरामदायक जगह नहीं है, इसी को हम कॉन्फाइंड स्पेस बोलते हैं। उसमें सर 4-5 मुख्य कारण है। हम क्या बोले पहले कि हम आपको 20 चीज सिखा दे, आपको पता ही नहीं है। तो यहाँ पे जो है कि सर उसमें जहरीली गैस हो सकते हैं, लाइट की कमी है, ऑक्सीजन की मात्रा की कमी होगा, ऑक्सीजन रिचमेंट हो जाएगा, आने जाने की खतरा है, ये चीज हम बोल देंगे।
अब जो हमें बात करेंगे डिफेंसिव ड्राइविंग के बारे में। जैसे कि अगर हम प्लांट में अगर चलाते हैं तो हमको 20 के स्पीड में ही गाड़ी चलाना है, और अभी बहुत सारे प्लांट में एक डिटेक्टर मीटर लग गए हैं, जो गाड़ी अगर 20 से ऊपर कोई अगर जाता है तो आपको क्या है कि वो डिडक्ट कर लेगा कि आपका 21 में चल रहा है, आपका 25 में चल रहा है, आपका 18 में चल रहा है। तो डिफेंसिव ड्राइविंग हमेशा 20 के अंदर ही चलाएंगे और सेफ रहेंगे। अब हम लोग बात करते हैं हेल्थ हाइजीनिक के बारे में। हाइजीनिक के बारे में कि अगर एक वर्कर या मजदूर है वो अपने घर से अलग काम करने के लिए जाते हैं और काम करते समय जहां कहीं भी रहते हैं वहां सर सफाई करके रखना है ताकि उनको दिक्कत ना हो। के अगर आप साफ सफाई वहां करके नहीं रखिएगा तो क्या होगा कि आपको कहीं कीड़ा लग जाएगा, मच्छर लगेगा तो मलेरिया होगा, तरह तरह के आपको बीमारी होगा। अब बताते हैं फॉलो सेफ्टी रूल एंड रेगुलेशन एट साइट। साइट पे, कंस्ट्रक्शन साइट पे कुछ नियम है जिसका आपको साइट पे पालन करना है। जैसे नियम क्या है? नियम है आपको ऊंचाई पे काम करते समय या काम करते समय आपको मोबाइल से बात नहीं करना है। नियम नंबर 1। नियम नंबर 2, कोई भी ढीला ढाला कपड़ा पहन के आपको साइड पे नहीं आना है। नंबर 3, गमछा धोती पहन के मशीन के पास आपको काम नहीं करना है। नियम नंबर 4, जब कभी भी आपको रेस्ट करने की आवश्यकता हो तो कभी कभी आप देखिएगा कि वर्कर क्या करते हैं, जो ट्रक है, ट्रक के बगल में छाया में जाके बैठ गए, वो नहीं करना है। नंबर 5, किसी भी स्टाफ से, किसी भी वर्कर से, किसी भी कॉन्ट्रैक्टर से कोई बहसबाजी और गलत तरीके से बात नहीं करेंगे। नंबर 7, कोई भी नशा करके व्यक्ति प्लांट के अंदर नहीं आएंगे। नंबर 8, साइड पे सिगरेट, बीड़ी, माचिस ये सब लाने के लिए प्रतिबंध है, आपको नहीं लाना। 9, आपको किसी भी प्रकार की अगर दिक्कत होता है साइड पे तो आप अपने कॉन्ट्रैक्टर, अपने सुपरवाइजर, इंजीनियर को बताइए, उसका समाधान किया जाएगा। साइड पे आपको जो भी तकलीफ है वो साइड पे काम करते समय हमेशा स्वयं सुरक्षा उपकरण का इस्तेमाल करना है और उसके साथ ही आपको काम करना है, न कि आपको अलग से। अब हम बताते हैं टूल बॉक्स टॉक मीटिंग। टूल बॉक्स टॉक जो मीटिंग होता है वो जब कभी भी या जिस दिन अगर काम होता है, काम होने से पहले एक मीटिंग होता है। मीटिंग मतलब गेट टूगेदर्स, हम लोग आपस में बैठते मिलते हैं, कोई खड़ा करके करता है टूल बॉक्स टॉक मीटिंग, कोई बैठ के करता है। उस मीटिंग का करने का उद्देश्य है और उसको किया कैसे जाता है, उसको जो किया जाता है कि सब लोग इकट्ठा होते हैं, कल क्या गलती किए उसके बारे में चर्चा, उससे क्या हमको क्षति हो गया उसके बारे में चर्चा, क्या हमको सावधानी लेना चाहिए उसके बारे में। टूल बॉक्स का एक फॉर्मूला। दूसरा जो फॉर्मूला है कि आज क्या काम चलेगा, उस काम से क्या खतरे होंगे और क्या हमको सावधानी होना है। यही चीज हम टूल बॉक्स टॉक मीटिंग में बात करते हैं, इसी को बोला जाता है टूल बॉक्स टॉक। ये हर एक चीज में हाइड वर्क के बारे में बात होगा, मतलब आप कोई भी काम आप जो गलती किए हैं उसको मीटिंग में चर्चा होगा टूल बॉक्स टॉक मीटिंग में, उसी को टूल बॉक्स टॉक बोलते हैं, उसको पेप टॉक भी बोलते हैं। अब आते हैं जॉब स्पेसिफिक ट्रेनिंग। जॉब स्पेसिफिक ट्रेनिंग हुआ कि किसी एक सब्जेक्ट के बारे में हम लोग बात करते हैं और बात करके जैसे हाइड वर्क के बारे में, नहीं तो कन्फाइंड स्पेस के बारे में, नहीं तो शटरिंग के बारे में, नहीं तो कंक्रीट के बारे में, किसी भी चीज के बारे में अगर हम बात करते हैं एक सब्जेक्ट के बारे में तो उसको क्या बोलते हैं हम लोग, जॉब स्पेसिफिक सेफ्टी ट्रेनिंग। अब हम बताते हैं आरसीसी और पीसीसी के दरमियान क्या और आरसीसी किसको बोला जाता है। आरसीसी का मतलब होता है कंक्रीट करना। अगर साइड पे कहीं भी अगर ढलैया हो रहा है, सुन लीजिए भाई लोग, कहीं भी अगर ढलैया हो रहा है ना तो उसको हम लोग कंक्रीट वर्क बोलते हैं। कंक्रीट वर्क में जो कुछ मेन कारण है, जो मुख्य जो हजार्ड है, खतरा है, उस चीज को पहचानिए आप। जो मुख्य जो हजार्ड है कि आपको कंक्रीट जब कीजिएगा तो आंख में उड़ के जाएगा, आपके मुंह में उड़ के जाएगा,
तो जब कभी भी अगर हम कंक्रीट करते हैं तो आंख के खतरा होगा, तो क्या करेंगे, हम आंख में चश्मा लगा लेंगे। दूसरा, जब कभी भी अगर हम कंक्रीट करेंगे तो हमारे हाथ में दस्ताना होना चाहिए, क्योंकि उस कंक्रीट में केमिकल मिलाया जाता है कंक्रीट मिलाने के लिए, तो हमारे स्किन को क्षति पहुंचाएगा। उसके बाद जो हम वाइब्रेटर मशीन चलाते हैं उसमें इलेक्ट्रिकल शॉक लगने की खतरा रहता है। तो जब कभी भी अगर हम करते हैं आज कंक्रीट वर्क, उस समय हमको प्रॉपर पीपी यूज करना है, साथ ही साथ हमको आपको दस्ताना पहनना है और चश्मा लगाना है। अब हम लोग बात करेंगे शटरिंग के। जब शटरिंग मतलब होता है कि अगर हम घर बना रहे हैं, कलम कर रहे हैं, कुछ भी खड़ा कर रहे हैं, उस समय बोर्ड ठोका जाता है तो कांटी ठोका जाता है। तो जो भी हमारे भाई लोग अगर कांटी ठोकते हैं, जो भी मजदूर भाई हमारे कांटी ठोकते हैं, उसको चश्मा पहन के करना है। चश्मा किसके लिए पहनना है कि जब हम कांटी ठोक रहे हैं ना तो कांटी उड़ता है, तो उड़ के क्या हो सके मेरी आंख में आ जाएगा। तो अगर हम चश्मा पहने रहेंगे तो हमारे आंख में नहीं आएगा। ये लोग आप लोग नहीं करते, ये सब करना है आप लोग। और अब हम बात करेंगे बिहेव और डिसिप्लिन। बिहेव और डिसिप्लिन दोनों बड़े भाई और छोटे भाई की तरह है। बिहेव और डिसिप्लिन में क्या अंतर है मैं बता दिया। मैं आपको बता रहा हूं स्वयं सुरक्षा उपकरण जो है, मैं आपको बोला कि आप पहन के जाके साइड पर काम कीजिएगा। आपने सारा चीज पहन के गए, आप डिसिप्लिन में रूम से पहन के गए, लेकिन साइड पे जाके आप उसका इस्तेमाल नहीं कर रहे हैं, आपका बिहेव ठीक नहीं है। जो व्यक्ति का बिहेव और डिसिप्लिन नहीं है वो व्यक्ति सक्सेस नहीं होगा, क्योंकि आपका जो पहचान है, आपका जो परिचय है, वो आपका जीभ दे रहा है, आपका टंग दे रहा है। हम आपको वीडियो दिखाएंगे, हम आपको ट्रेनिंग देंगे, हम आपको समझाएंगे, लेकिन आपका बिहेव ठीक नहीं है, कुछ नहीं हो पाएगा। तो इसके लिए आपका जो बिहेव है और आपका जो डिसिप्लिन है साइड पे 100% होना चाहिए, तब जाके सारी चीज होगा। अब हम बताते हैं जैसे साइड पे जो दुर्घटना होती है, आप जहां कहीं भी काम करने आए ना, आप लोग अपने आप को समझिए, आप अपने परिवार के लिए बेस्ट है। अगर किसी भी आदमी को काम करते समय अगर चोट लग जाता है तो सोचिए कि आपके परिवार को क्या होगा। और यहाँ आप काम करने के लिए आए हैं कब? जब आप स्वस्थ हैं, जब आप ठीक है, तब यहाँ पे काम करने के लिए आए हैं। अगर कोई भी व्यक्ति का तबीयत खराब है और कोई भी व्यक्ति काम करने के योग्य नहीं है, उसको काम पे कोई रखेगा? आप ही लोग सोचिए, काम पे कोई नहीं रखेगा। तो पहले हमको अपने बारे में सोचना है, पहले स्वयं की सुरक्षा देखना है, पहले अपना सुरक्षा देखना है, फिर साथी की सुरक्षा देखना है, फिर कंपनी की सुरक्षा देखना है, फिर प्लांट की सुरक्षा देखना है। आप जो खुशी अपने परिवार को दे सकते हैं, ना वो कोई पैसा देगा और ना कोई कंपनी देगा। सो आप अपने आप को महत्व दीजिए और आप अपने आप को समझिए और आप अपने आप को पहचानिए। कहीं भी आप लोग काम करने के लिए जाते हैं तो आपको अंदर पता है कि यहाँ 1000 खर्च करेंगे तो ये चीज नुकसान होगा। जैसे आप मान लीजिए कि एक डब्बे में यहाँ मिठाई है, उसमें से बोला जाए कि इसमें एक मिठाई ऐसा है जिसको खाने से आदमी तुरंत मर जाएगा, तो इसमें से कोई आदमी नहीं खाएगा। तो फिर आप जान रहे हैं कि साइड पे अगर हम हाइट पे जाते हैं बिना बेल्ट के तो ऊपर से हम गिर जाएंगे, तो हम मेरे साथ कुछ भी हो सकता है, फिर भी हम जाते हैं। तो मेरा सारे लोग से विनती है,
मैं किसी पे ऑर्डर नहीं दे रहा हूँ, मैं सारे लोग से अनुरोध कर रहा हूँ कि सुरक्षा अपने लिए कीजिए, सुरक्षा अपने परिवार के लिए कीजिए, न कि किसी कंपनी के लिए कीजिए और न ही किसी और के लिए कीजिए। सुरक्षा खुद के लिए करना है, सुरक्षा आपके परिवार के लिए करना है। अगर आपके साथ किसी भी प्रकार की अगर दुर्घटना होती है तो आपका जितना योजना है, जितना प्लानिंग किए हुए हैं, सब ठप रह जाएगा। और आप ये सोच के काम कीजिए कि हमको आज काम करना है, हमको कल काम करना है, हमको एक सप्ताह काम करना है, हमको एक महीना काम करना है, हमको एक साल काम करना है, हमको 58 साल काम करना है। इस आधार पर काम कीजिए। इसमें से कोई आदमी नहीं बोल सकता है कि पैसा मैं कमाने के लिए आया हूं, पैसा मैं खुद के कमाने के लिए आया हूं, कोई नहीं बोल सकता है। किसी के भाई है, किसी का बहन है, किसी का पापा है, किसी का मम्मी है, किसी का सिस्टर है, किसी का बच्चे है, सब कहीं से न कहीं से जुड़े हुए लोग हैं। और आप जो पैसा कमाने के लिए आए हैं, आप दूसरे को, आपके पीछे देखिए कि कितना लोग निर्भर है। तो आपके साथ अगर किसी भी प्रकार की दुर्घटना होती है तो आप तो बेड पर आ जाएंगे, साथ में वो लोग भी रोड पे आ जाएंगे, सारे योजना ठप। तो आप अपने आप को पहचानिए, ये मैं सारे लोग से आग्रह करता हूं। जब कभी भी आप लोग कहीं भी काम करने जाए, पहले सोचिए एक बार अपने परिवार के बारे में। और मैं एक चीज बताता हूं, जो मैं जैसे मैं बताया था पीपीई, पीपी क्या है? स्वयं सुरक्षा उपकरण एक्सीडेंट को रिड्यूस करता है, रोकता है। लेकिन मैं एक चीज बता रहा हूं, एक चीज मैं ऐसा बताऊंगा जो आप एक्सीडेंट को 100% रोकता है। उस उपकरण का नाम है ब्रेन, उस उपकरण का नाम है मस्तिष्क। आप उसका इस्तेमाल कीजिए, सारे चीज रुकेगा। एक भी ऐसा चीज नहीं है जो नहीं रुकेगा। और मैं सारे लोग से अनुरोध और विनती और निवेदन करते हैं कि जो भी चीज बताया गया है वो सारे को पालन करें, और आप पालन कर रहे हैं अपने परिवार के लिए। तो इसके लिए यही बोल के मैं समाप्त करता हूं और सारे लोग से फिर से अनुरोध करता हूं कि आप अपना सुरक्षा पूर्वक काम कीजिए, ताकि आप जैसे आए हैं उससे बेहतर होके अपने परिवार के लिए जाए। यही बोल के मैं समाप्त करता हूं। सब लोग के धन्यवाद।